हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। और चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का, जो हम लोग को कम ही समय बचा है। 8वां मंथ में एग्ज़ाम है, तो हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आपका टाइमिंग है क्लास का 7 बजे शाम में। बिल्कुल जुड़िएगा। आपको वीडियो अपलोड कर दिया, किसी कारणवश 5-10 मिनट आगे पीछे हो फिर भी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। इसके लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा के रखें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारे बेल्ट्रॉन वाले भी क्लास आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत करता हूं और आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज का सवाल पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो कौन जो शब्द इसमें है ना, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें कौन जैसे है ना प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन कहा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में इसमें से और कुछ डेफिनेशन दे दो। कौन एवं क्या यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है? जिससे वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। और इसमें आपको लग रहा है कि कोई भी तो हो सकता है ना, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? कोई भी अनिश्चय, कोई ठोस जानकारी नहीं, इसलिए अनिश्चयवाचक इसे सर्वनाम हम लोग कहेंगे। जिससे इसमें हम लोग आ जाएगा मैं, तुम, वह, मैंने आदि, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चय। तो निश्चयवाचक सर्वनाम यह है। क्या है? यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। बाकी तो हम लोग देखें कोई कौन सा सर्वनाम है, तो कोई जो है ये आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है, प्रविशेषण बताते हैं। प्रविशेषण क्या बताते हैं? विशेषणों की विशेषता प्रविशेषण बताते हैं। आगे सवाल क्या है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रांत प्रांतिक। बिल्कुल समय कम गंवाते हुए हम लोग कंटेंट की सीधा बात करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। और आपको वीडियो की क्वालिटी भी बहुत अच्छा जा रहा होगा आपके पास, तो बिल्कुल क्लास को देखिएगा। न तो आप लोग 360 पीसी या 480 पीसी क्वालिटी को कर लीजिएगा, उसके बाद क्लास को देखिएगा और शांतिपूर्वक क्लास को देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। रिवीजन के तौर पर हम लोग क्लास करेंगे। तो 5वां नंबर सवाल है कि जगदीश में कौन सी संधि है? जगदीश में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि? व्यंजन संधि है। जगत जोर इस, जिसे जगत का संधि विच्छेद है पूछा जाए तो जगत जोर इस होगा। नेक्स्ट सवाल है कि सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे आगे। इनमें अवयव कौन है? इनमें अवयव कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी, धीरे धीरे जो है यह एक अवयव है, क्योंकि धीरे धीरे एक क्रिया विशेषण अवयव है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन है? निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, क और ग है। कौन है? क और ग है। आगे सवाल हम लोग करते हैं। सवाल है कि इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा मांडवी है। कौन है? मांडवी जो है से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर हम लोग करेंगे। सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा अंतर्गत रखा जाएगा? कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरियाली जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसे भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि जिस शब्द से भाव, गुण, दशा या अवस्था का बोध होता है उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें हरियाली आपका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है? निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क, ख, ग, घ। तालव्य देखिए, क, ख,
ग, घ, ये ताल ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ इंग्लिश का क्वेश्चन है। इन रिच सेंटेंस देयर इज अ ब्लैंक, चूज द वन वर्ड ऑफ फ्रेज डेट कंप्लीट्स द सेंटेंस करेक्टली फ्रॉम द 4 ऑप्शंस गिवन। ये मतलब कह रहा है कि प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसे आपको ऑप्शन को करेक्टली चुनना है। पहला क्वेश्चन इसमें 12 नंबर सवाल है, फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज कैन काउज इंजरीज रिक्त स्थान द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट केयरफुल। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इफ क्या हो जाएगा? इफ हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है? कंजक्शन, इसमें कंजक्शन का प्रयोग होना चाहिए रिक्त स्थान पर, इसीलिए क्योंकि आगे एक क्लाउज है, ऐसे में प्रीपोजिशन टू और विथ अलाइनमेंट हो जाएगा। अब डेट और इफ में इफ को लेना होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है कि ही सीम्स रिक्त स्थान अनवेयर ऑफ द सफरिंग देयर इन आउटसाइड हिज ऑन कंफर्टेबल लिटिल वर्ल्ड। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है टोटली। टोटली अनवेयर ऑफ द सफरिंग देयर इन आउटसाइड हिज ऑन कंफर्टेबल लिटिल वर्ल्ड है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, फाइंड आउट द वर्ड विच इन स्प्लिट करेक्टली। फाइंड आउट द वर्ड विच इन स्प्लिट करेक्टली। तो 14 नंबर का सवाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ह्यूमेरियस। क्या हो जाएगा? ह्यूमेरियस जो है सिर्फ करेक्टली स्प्लिट शब्द हो जाएगा, इसे हास्यपूर्ण इसका हिंदी होता है। नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर का, इसमें से हम लोग को करेक्टली चुनना है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है इमेंस। इमेंस मतलब बहुत बड़ा, यह करेक्टली स्प्लिट शब्द है, स्प्लिट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व जरूर कर लीजिएगा। मैथ का चूँकि इस पर टाइम लग जाएगा, ज़्यादा सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, तो आप लोग मैथ का वीडियो अलग से देख लीजिएगा, या मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो अरेंज करूँ। चलिए, मैं आपका PDF प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है UGC ADA 2.0 ऑफिशियल के नाम से बना हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग चैनल को फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम को, वहाँ से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल आपको इसमें मैथ का भी है, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहता है, ऐसा बात नहीं कि ज़्यादा हार्ड है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग 26 नंबर पर आ जाते हैं डायरेक्ट। 26 नंबर सवाल पर हम लोग आ जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ कि एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या इतना है, ठीक है। स्कूल में लड़कियों की संख्या इतना है, तो स्कूल में लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात कितना होगा, इसे घटाना होगा। लड़कों की संख्या निकालने के लिए टोटल में से आपको लड़कियों की संख्या घटाना होगा, तो 1875 आता है आपको लड़कों की संख्या। उसके बाद 44 और 0.5 ये आपको लड़कियों की संख्या, दोनों को काटेंगे 375 अनुपात 881 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि सैंधव सभ्यता क्या कर रहा है कि सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। तो सैंधव सभ्यता जो है वो कांस्य धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित है। तो ये जो है तक्षशिला जो है सिंधु तथा झेलम के बीच में स्थित है, सिंधु तथा झेलम के बीच में स्थित है तक्षशिला प्राचीन नगर। नेक्स्ट सवाल चलेंगे हम लोग आगे। सवाल है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक के जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो 4 वेद में से आप लोगों को बताना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद जो है में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद जो है चारों वेदों में सबसे अंतिम वेद है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल क्या कर रहा है कि यूनानी स्रोतों में अग्रिमिज एवं जेंड्रीमिज मगध के किस शासक को कहा जाता है। यूनानी स्रोतों में
अग्रमिज एवं जैंड्रामिज मगध के किस शासक को कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनानंद को कहा जाता है, क्योंकि धनानंद वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है, रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? कह रहा है कि रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। आगे की ओर हम लोग चलेंगे। जैसे पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? तो सबसे पहले ये बताइए कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ कब था, ठीक है ना। तो पानीपत के तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम। क्या हो जाएगा? शाह आलम। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे कि 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली जो है 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, सैंधो निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? सैंधो निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विशिष्ट मूर्ति की पूजा विद्यमान नहीं था। आगे की ओर हम लोग चलते हैं सवाल में। सवाल कह रहा है, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगैकोंड चोलपुरम रखा था? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र वन। किसने रखा था? राजेंद्र वन रखा था, यानी प्रथम। नेक्स्ट सवाल है, विश्वविद्यालयों में कह रहा है कि विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय के सरलीकरण को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल यहाँ पर है आपके सामने, बहुत ही अच्छा ये मिलान करने वाला है कि निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। लीजिए, अब क्रमबद्ध इसको करने के लिए आ गया। भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है। सबसे पहले वारेन हेस्टिंग इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कॉर्नवालिस आ जाते हैं, दोनों ऑप्शन में है। उसके बाद आता है वेलेजली कहाँ है? वेलेजली यहाँ, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। उसके बाद कॉर्नवालिस, वेलेजली और डलहौजी। तो वारेन हेस्टिंग जो है आपको मैं बताता हूँ, ये 1772 से 85 ईस्वी इनका कार्यकाल रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 93 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा। और लॉर्ड डलहौजी का 1848 से 56 ईस्वी तक रहा, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39 है कि 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? 1916 में लखनऊ जो समझौता हुआ था वह अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो है से बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय प्रारंभ हुआ था। जैसे बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू हुआ। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे कि निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाले जलराशि को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है, किस नदी के खरे पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं? किसी नदी के खरे पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा, महाखंडा कहते हैं। महाखंडा कहते हैं।
नेक्स्ट सवाल है भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है रिक्टर मापनी द्वारा। किसे मापी जाती है? रिक्टर मापनी द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट सवाल है कि सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिरोको कहलाती है। क्या कहलाती है? सिरोको कहलाती है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं यहाँ पर कि सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे सांभर, सांभर जो है वह राजस्थान से सुमेलित होता है। सांभर किससे सुमेलित होता है? राजस्थान से सुमेलित होता है। लोनार, लोनार जो है महाराष्ट्र से सुमेलित होता है। नेक्स्ट सवाल है कि पुलिकट, पुलिकट में क्या है? तो तमिलनाडु से यह समझ है। नौकुचिया जो है सो उत्तराखंड से ताल्लुकात रखता है। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों के आधार पर सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए 1 2 3 सही है। चक्रवात में पड़ी गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है तो ठंडी होती है। नेक्स्ट है टुंड्रा वनस्पति में मॉस एवं लाइकेन आते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका में सावना को लानोस कहते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है कि भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंडनकुलम। कुंडनकुलम जो है भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है आपके सामने एक सूची 1 एवं सूची 2 का मिलान कीजिए। जैसे चिनुक, चिनुक जो है हिम भक्षणी है। चिनुक हिम भक्षणी है। और यहाँ पर हरमटन, हरमटन जो है से सहारा मरुस्थल है। हरमटन सहारा मरुस्थल है। मिस्ट्रल, अब मिस्ट्रल क्या है भाई? तो मिस्ट्रल जो है वो आपको फ्रांस है। क्या है? फ्रांस है। अब बोड़ा जो है से इटली है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इसमें भी मिलान करने वाला है, चूँकि याद रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। चारों ऑप्शन याद होना चाहिए इसमें। जैसे मिलान करना है, इसमें एक तरफ शहर का नाम है, दूसरे तरफ नदी का नाम है। हैम्बर्ग, जैसे हैम्बर्ग जो है से एल्ब है, एल्ब नदी के तट पर होगा, चाहे जो भी हो, ठीक है। ग्लासगो, ग्लासगो जो है वो आपको क्लाइड, यहाँ पर क्लाइड यहाँ पर तीसरा नंबर आ जाता है। ब्यूनर्स आयर्स, ब्यूनर्स आयर्स जो है वो आपको लापलाटा, ये लापलाटा नदी के अथी पर है। राटरडम, राटरडम जो है वो आपको न्यूमास नदी का नाम है, ये शहर में है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल यहाँ पर है दोस्त, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कम से कम वीडियो देखिए तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। सवाल है 50 नंबर के निम्नलिखित में से कौन हिमानी तथा उनकी स्थिति सुमेलित नहीं है? इसमें भी सुमेलित करने के लिए बात आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है से जेमू जो है हिमाचल प्रदेश यह सुमेलित नहीं है, ठीक है। जेमू हिमानी जो है कंचनजंगा पर्वत से संबंध सिक्किम राज्य में अवस्थित है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग एक क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए, सवाल क्या कर रहा है कि भूगर्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड है। भूगर्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आधकल्प शैल समूह है। क्या है? आधकल्प शैल समूह है। नेक्स्ट है भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी का सबसे अधिक है। नेक्स्ट है सुमेलित करने के लिए नदी और एक तरफ उद्गम है। यह नदी कहाँ पर उद्गम, किस जगह से उद्गम हुआ है? जैसे सतलज नदी की बात करा जाए तो सतलज नदी राकस झील से उद्गम स्थल है, ठीक है। सिंधु नदी ये आपको आ जाता है बोखरचू हिमनद से उद्गम है। शारदा मिलम हिमनद से उद्गम हुआ है। तीस्ता जो है से कंचनजंगा से उद्गम हुआ है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। नेक्स्ट सवाल है कि हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसके महत्व क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न कर दिया ना। जैसे जलवायु संबंधी प्रभाव, प्रतिरक्षा, उर्वर मृदाओं का स्रोत, नाभिकीय खनिजों का संसाधन, ये नहीं, ये तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट सवाल है कि 9 डिग्री चैनल स्थित है। 9
डिग्री चैनल स्थित है? लक्षद्वीप में स्थित है। कहाँ में स्थित है? लक्षद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पढ़ा लिखा हो, यह आवश्यक नहीं है? लगता है कि क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए दिवालियापन, पागलपन, देशद्रोही नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है आगे कि भारत के राष्ट्रपति को मद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ, मद नहीं, पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सही जवाब हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अनुच्छेद 60 के अधीन राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको घुमाकर पूछा जाएगा, तो आप लोग बता दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने की समय क्या है? सही जवाब हो जाएगा 6 माह। 6 माह में उस रिक्त पदों को भरना होता है। नेक्स्ट सवाल है कि आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसदीय स्वीकृति के पूर्व व्यय कर सकता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामलों को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताता हूँ। लाइट चली गई है क्या? क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामलों को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? 4 ऑप्शन है, निर्वाचन आयोग, संसद और भारत का उच्चतम न्यायालय। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट नंबर सवाल है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन संजीव रेड्डी ने संभाला था। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों को 2/3 बहुमत द्वारा होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? यानी भारत के राष्ट्रपति जो है ये आपको उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है? तो सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी स्थितियों में। कह रहा है कि राष्ट्रपति के मृत्यु होने पर, या राष्ट्रपति के बीमार होने पर, या राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर तथा राष्ट्रपति के अनुपस्थिति होने पर उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम लोग कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश जो है इसे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री का पद किस पर आधारित या सुसृजित है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान द्वारा सृजित है। किस है? भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है। नेक्स्ट सवाल है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, क्या होता है? तो सही 67 नंबर के सी हो जाएगा सही आपका। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, या और कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे कि कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं आपको कैबिनेट, केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि राज्य का मुख्यमंत्री, कह रहा है कि राज्य का मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा सही कि मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करता है। नेक्स्ट नंबर दोस्तों, थोड़ा सा बिजली कट गया तो ज़्यादा थोड़ा परेशानी हो रहा है, क्लास को हम लोग फास्ट करेंगे। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने
पद से हटा सकता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद। दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते, कम से कम एक लाइक तो बनता है ना दोस्त। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल का घनत्व सबसे कम है। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। सवाल क्या कर रहा है, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो न्यूनतम तापमान यानी लो टेम्परेचर पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। क्योंकि प्रकाश जब वहाँ से लेता है तो प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में ही बदल देता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान को दो पत्थरों के एक भवन के शिखर के साथ गिराया गया। ठीक है, कह रहा है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया। तब इसमें सबसे बड़ी अच्छा बात है कि कौन सा पहले आएगा। तो दोनों पत्थर ज़मीन पर एक साथ पहुंचते हैं चूँकि ग्रेविटी के वजह से। नेक्स्ट सवाल है, पल्सर होते हैं, पल्सर होते हैं। तो पल्सर जो होते हैं वो तेज़ी से घूमने वाले तारे होते हैं। पल्सर क्या होते हैं, तेज़ी से घूमने वाले तारे। और सबसे आपसे पूछा जाए कि सबसे चमकीला तारा कौन है, तो साइरस जो है से सबसे चमकीला तारा है, जो पृथ्वी से दूरी है 8.60 प्रकाश वर्ष। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलनांक कम हो। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें सबसे अधिक संवेग किसका होगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फा कण का होगा। किसका होगा, अल्फा कण का। नेक्स्ट सवाल है, पारसेक इकाई है, सभी लोग जानते हैं पारसेक इकाई है, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है, अदिश राशि, स्केलर है। तो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कार्य जो है यह एक अदिश राशि है। सदिश राशि इसमें से कौन कौन हो जाता है, जैसे हम लोग कार्य, दूरी, चाल, समय, ऊष्मा आदि, ये सब अदिश राशि का उदाहरण है। और सदिश राशि का उदाहरण है वेग, इसमें वेग है नहीं, विस्थापन, चुंबकीय क्षेत्र, संवेग, आवेग, देखिए आवेग आ गया ना, भार आदि, ये लोग जो है से सदिश राशि का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। बार किसका मात्रक है, बार जो है से ये आपका मात्रक है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है, ये साइंस का क्वेश्चन है कि किसी पात्र में एक दाब तथा ताप पर दो गैसों ए तथा बी के समान आयतन के प्रसरण के समय 4:1 के अनुपात में है, तो गैसें ए तथा बी के अनुभार का परस्पर अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा। तो सही जवाब हो जाएगा 1:16 हो जाएगा। इसे सोल्यूशन करना पड़ेगा, आप लोग आंसर याद रखिए। नेक्स्ट सवाल है कि NaCl, ठीक है, कह रहा है कि NaCl घोल में लवण का सांद्रण बढ़ने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तन न होने की आशा करेंगे। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तनांक। नेक्स्ट सवाल है कि हाइड्रोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नलिखित किस क्रम में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस तरह से, देखिए सबसे पहले Cl यानी कि उसके बाद F, Br और I, इस तरह से क्रम में इलेक्ट्रॉन की बंधुता होती है। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 10 तथा परमाणु भार 20 है तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। 10 होगी, क्या होगी, 10 होगी। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है आपके सामने, रंगीन पदार्थों का सल्फर डाइऑक्साइड से विरंजन का कारण क्या है। रंगीन पदार्थों का सल्फर डाइऑक्साइड से विरंजन का कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपचन है। क्या है, अपचन है।
नेक्स्ट सवाल है आघातवर्ध तथा तन्य तत्व है। आघातवर्ध तथा तन्य तत्व है, ऑप्शन नंबर बी Al है। क्या है? Al है। नेक्स्ट सवाल है सहसंयोजक यौगिक प्रायः इसमें विलय होते हैं। सहसंयोजक यौगिक प्रायः इसमें विलय होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी कार्बनिक विलायक होते हैं। नेक्स्ट सवाल है सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है, बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? कह रहा है कि सोडा लाइम के एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है, बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? ऑप्शन नंबर सी गर्दन के निकट होंगे। नेक्स्ट सवाल है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक अज्वलनशील गैस है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील गैस है, तो ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन जो है ज्वलनशील गैस है। नेक्स्ट सवाल है वायवीय श्वसन प्रक्रिया को क्या चाहिए? वायवीय श्वसन प्रक्रिया को क्या चाहिए? आप लोग क्लास देखे और कम से कम लाइक तो कर दीजिए दोस्तों। लाइक करने में आपको कुछ समय नहीं लगता, चंद सेकेंडों में लाइक हो जाता है। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, आप लोग लाइक जरूर कर दिया कीजिए। वायवीय श्वसन प्रक्रिया को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। नेक्स्ट सवाल है कि कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो लाइसोसोम जो है से पाचन थैली कहलाती है। नेक्स्ट सवाल है ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं आपको अस्थि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है एलोसोम होते हैं। एलोसोम क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट सवाल है चेचक होने का कारण क्या है? चेचक होने का कारण सबसे बड़ी बात है वेरिओला वायरस है। क्या है? वेरिओला वायरस। नेक्स्ट सवाल है कि अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? एनीमिया जब होता है तो इसमें से किसकी मात्रा कम हो जाती है? ये इसमें हो जाती है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट सवाल को हम लोग चलेंगे। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम में से फैलता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लेग। प्लेग जो है वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट सवाल है अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं। अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए स्टार्च के समृद्ध स्रोत होते हैं। नेक्स्ट सवाल है पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया जो है वो आपको यकृत के संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर है समान व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर क्या होती है? तो सही जवाब हो जाएगा 72 होता है। 72 बार दिल धड़कता है 1 मिनट में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मस्तिष्क को गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। दोस्तों आज का क्लास इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी कर